नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। टोक्यो में इस समय ओलंपिक अपने पूरे शबाब पर है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं ओलंपिक को पूरा होने में और भारतीय खिलाड़ी भी इस समय पदक जीतने के लिए अपना जी जान लगाए हुए हैं। ख़ासतौर पे हमारे जो कुश्ती प्लेयर हैं उनकी अभी शुरू हो गई है उनके मुकाबले। और एक खुशी की खबर हमें मिल गई है, वो रवि कुमार 57 किलोग्राम के जो फ्री स्टाइल के खिलाड़ी हैं उन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यानी भारत का रजत पदक कम से कम पक्का हो गया है, जबकि हमें उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगे और देश के लिए पहला गोल्ड मेडल कुश्ती में लेकर आएंगे। और दूसरे खिलाड़ी भी हैं जिनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुश्ती के खेल के बारे में भारत में जो क्या स्थिति है और ओलंपिक में हमें कितनी उम्मीद है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनदीप सैनी जी, जो कुश्ती के कोच हैं, रोहतक में ये पोस्टेड है, और साक्षी मलिक और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उनको निखारने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मनदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। इस समय पे हमारा एक पदक आ गया है कुश्ती में और दूसरे खिलाड़ी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पे दीपक पुनिया, अंशु मलिक भी, वो भी, उनसे भी उम्मीदें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय में आप? अभी जैसे कल से कुश्ती स्टार्ट हुई है। सबसे पहले सोनम की कुश्ती थी, उसमें थोड़ी निराशा हमें लगी थी क्योंकि सोनम से हमारे को उम्मीद थी कि वो मेडल और अच्छा कर सकती थी, पर बैड लक रहा कि वो कुश्ती कल हार गई। और अभी जैसे आज का बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जिसमें अभी हमारा एक पहलवान जैसे 57 केजी में फ्री स्टाइल रवि फाइनल में गया। अभी हमारे को उम्मीद है कि कल हम गोल्ड के लिए हमारी दावेदारी मजबूत करें और गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम करेंगे। बिल्कुल, अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी। और उसके बाद अभी जैसे दीपक भी बहुत, मेरे को उम्मीद है कि अभी वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर देश का नाम बहुत रोशन करेंगे। और उस अभी अंशु मलिक की भी अभी रीपैच के मुकाबले कल आएंगी उसके बाद, तो रीपैच में अंशु का भी मुकाबला देखते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल। हमारे को उम्मीद है कि दीपक और अंशु भी ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और हमारी कल स्टार प्लेयर विनेश फोगाट के भी बाउट स्टार्ट होगी और वो अपने 1 नंबर विश्व में रैंकिंग उनकी, तो उनसे भी हमारे को उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जीत कर देश और अपने हरियाणा प्रदेश का और अपने कोच और अपने समाज का और देश का नाम रोशन करेंगे। अभी जो बाउट हुई है हमारी, जो मुकाबले हुए हैं उनमें जो जैसे आपने बताया कि सोनम अभी लूज़ की, या अंशु भी शुरुआती मुकाबला हारी, तो क्या कमियां आप देखते हैं, क्या कमी रही? सोनम मलिक की जैसे बात की जाए तो सोनम और अच्छा कर सकती थी, क्योंकि उनका जो स्कोरिंग थी, जैसे 2-2 का स्कोर था दोनों का। जैसे अंशु ने जैसे स्टार्टिंग, अंशु के 1-1 करके 2 स्कोर थे, तो अंशु को चाहिए था कि स्टार्टिंग से ही अपना लीड बना के रखनी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप 2 पॉइंट 1-1 करके ले तो कोई हमारी जैसे रेसलिंग में डबल का स्कोर मिलता है और लास्ट स्कोर विनर होता है, तो उसको चाहिए था कि या तो अपना स्कोरिंग पैटर्न अगर 2-2 स्कोर, तो डिफेंस को इतना ब्लॉक अपना रखना चाहिए था, वो जो नहीं रख पाई, जिसके कारण उसको लूज करना पड़ा मैच। और मतलब शुरुआत में वो ज़्यादा अंक ले सकती थी, वो उन्हें लेना चाहिए था। अटैकिंग जो उनका नेचुरल खेल नहीं खेल पाई और सोनम, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी चलाती है कुश्ती को और काफ़ी अच्छा उसका रहा है अभी तक, क्योंकि कुश्ती में वो कभी ये काफ़ी लीड बना लेती है, लेकिन उसमें उसका बैड लक इस बार नहीं बना, जो उतना अच्छा नहीं कर पाई। तो अंशु अभी उनका मुकाबला है और कांस्य पदक के लिए वो जाएंगी आगे मुकाबले में, तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कोच के तौर पे उनको? अंशु को अभी यही कि अभी उसकी पहली बाउट जैसे अभी रशियन के साथ आएगी, उसके बाद बुल्गारियन के साथ आएगी। मेरे को यही कि अंशु अगर अपना नेचुरल खेल खेलेगी तो उनके साथ उसकी पहले भी कुश्तियाँ हो रखी होगी, शायद रशियन को तो उसने पहले हराया भी है, तो उसको हराएगी 100%। मेरे को लगता है ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी और अपना नेचुरल खेल खेलेगी, बिल्कुल अपना स्टार्टिंग से ही चला के टैगिंग रखेगी, तो 100% उनको जीतेगी। क्योंकि हमारे रेसलर जैसे रवि को ले लें या जैसे विनेश, इसको क्या नाम है, अंशु को ले लें या दीपक पुनिया, जो आज बाउट हुई है, तीनों का ही है कि स्टेमिना लास्ट तक अपना चला के रखते हैं। वो लास्ट तक हार नहीं मानते, मतलब चला के रखते हैं अगले को, बिल्कुल बेजोड़ बना। इसमें काफ़ी हमारे को उम्मीद है कि वो दोनों भी मेडल की अभी अपने कल उनके रीपैचेज बाउट होएंगी, तो मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करेंगे। रवि और दीपक पुनिया, उनकी बात करते हैं। उन्होंने अपने मैच जीते हैं, दीपक सेमीफाइनल तक पहुंचे, रवि फाइनल में पहुंचे हैं, तो इनकी क्या ताकत है, क्या खासियत है इनके खेल की? रवि की बात की जाए तो रवि तो एक जैसे रवि के अंदर जो एक
प्लेयर में होती है, उसके अंदर सारी चीज़ है, उसका स्पीड भी है, स्टेमिना भी है और इंडोरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अपना वो जैसे आपने देखा लास्ट बाउट में, सेमीफाइनल बाउट में 7 पॉइंट की लीड होने के बाद भी उसने कुश्ती को निकाला और जीता है। और तो उसका प्लस पॉइंट यही है, और उसकी जैसे 57 केजी के हिसाब से जैसे उसकी हाइट काफ़ी लंबी है, तो उसका हाइट का बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा। हाँ, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अभी रशियन के साथ भी उसको हाइट का देखो, हमारे को उम्मीद है कि वो उसको भी बाउट में निकालेगा और गोल्ड मेडल जीत फ़ायदा मिलेगा और गोल्ड मेडल जीतेगा। तो ये तो पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है कि भारतीय पहलवान इस स्तर पर पहुँचे हैं। आम तौर पे नहीं पहुंच पाते और हमने दूसरे खेलों में भी देखा है कि जो भारत के जो प्लेयर हैं, दूसरे देशों के भी होते होंगे, हमें क्योंकि भारत के दिखते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, आखिरी समय पे लूज करते हैं। बड़ी उम्मीदें होती हैं, जैसे अभी बॉक्सिंग में अमित पंघाल थे, वर्ल्ड नंबर 1 हैं, लेकिन वो अपना पहला मुकाबला हार गए। क्या कारण आपको लगता है कि कहाँ जाके लूज करते हैं, किस वजह से? क्योंकि ताकत की तो कमी नहीं है, जी। फिर क्या कमी रह जाती है कि वो लूज करते हैं? देखो, अभी जैसे हमारे इसमें क्या नाम है, अभी ओलंपिक में पहले क्या था, जैसे 2008 से पहले ओलंपिक में सभी जैसे पार्टिसिपेशन या उसके लिए जाते थे, लेकिन सुशील पहलवान जी ने जो 2008 में मेडल जीता है, उसके बाद एक पुनर्जन्म हुआ है कुश्ती में भी और खेलों में भी। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये हो गया कि हमारे को मेडल जीतना है, गोल्ड जीतना है, जीतने के लिए जाते हैं बस। तो ये नहीं कह सकते कि हम जैसे ओलंपिक में अगर हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कोई छोटी बात है, कि ओलंपिक में खेलना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। और ओलंपिक में जाके अगर आप उस परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पा रहे तो भी आप ऐसा नहीं किए, क्योंकि वहाँ सभी अच्छी प्रैक्टिस सभी करते हैं और उसमें फिर जैसे आप कितने शारीरिक रूप से और कितना मानसिक रूप से आप विकसित, आप मजबूत हो। हाँ, आप क्योंकि लास्ट जैसे जब बिल्कुल बराबर की बाउट होती है, वहाँ आप मानसिक रूप से कितना आप मजबूत हो, वही जीत हार का फैसला करते हैं। तो यहाँ कहीं कमी रह जाती है इंडियन प्लेयर्स में। इंडियन प्लेयर पहले की अपेक्षा मेरे को अभी भी लगता है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ओलंपिक में जैसे जाते थे तो अभी तो सब मेडल जीतने के लिए जाते हैं। तो एक जो अपना टारगेट है वो बढ़ा दिया है, उन्होंने ऊंचा कर लिया है, सपने को और बड़ा बना लिया है। आने वाले टाइम में 2024 और ये 28 में तो मेरे को लगता है कि हमारी मेडल की संख्या काफ़ी ऊपर होगी तालिका में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। ओलंपिक में पहुंचने वाले जो खिलाड़ी हैं जी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, क्या उनका रूटीन रहता है? ओलंपिक कहें या वर्ल्ड चैंपियनशिप तक, जो इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं उन खिलाड़ी। आप जैसे गेम स्टार्ट करते हो तो आप ये नहीं कि आप 1-2 साल या 3 साल 4 साल का, ये गेम का ऐसा होता है कि गेम की परफॉर्मेंस आपको एक 10 से 12 साल आप कम से कम मान के चलेंगे, तो 10 से 12 साल आपको लग जाते हैं, आप गेम करते हो। इसमें आप जैसे ये तपस्या होती है, आपको 10-12 साल एक गेम में देना पड़ता है। आपकी स्टार्टिंग में आपको उससे सीखना पड़ता है, उसके बाद फिर आप कमियों पे काम करते हो, अपना कितना कमियों पे काम करते हो, उसके बाद फिर आप कितना उस चीज़ से आप विल पावर के साथ उसको परफॉर्म करते हो। ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस जो लास्ट में जहाँ आपको जाना है, आपका उस पर फोकस सबसे मेन होता है कि हम उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं और अपना मेडल जीतते हैं। कुश्ती के खिलाड़ी की क्या दिनचर्या रहती है, खासतौर पे जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं? आप दिन में कम से कम 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को तो मैट पे आपको ट्रेनिंग करनी होती है। इसके अलावा भी आप जैसे आप में लगता है कि इसकी इंडोर स्ट्रेंथ की कमी है, या आपको जिम में जा सकते हो, आप जैसे जिम में जाते हैं और लगभग आप उसके बाद जैसे फिजियो है, या आपको जैसे ये क्या नाम है, मनोवैज्ञानिक के पास भी जैसे आप मनोचिकित्सक की सलाह लेनी होती है आपको, जैसे क्योंकि आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। तो आप लगभग दिन में 8 से 10 घंटे आप ये मान के शेड्यूल रहता है। उसमें आप ट्रेनिंग के 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, तो लगभग इतना तो आपको करना ही पड़ता है। और ये लंबा और खान पान पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। डाइट और रेस्ट दोनों चीज़ सबसे मेन होती है। ये आपकी तपस्या का एक हिस्सा होता है। जैसे हमारे गेम में ये होता है, जो जितनी तपस्या करता है उतना ही अच्छा उसका आपको फल मिलता है। आप 10 से 12 साल आप कंटिन्यू अपना गेम पे फोकस बिल्कुल, और डाइट और रेस्ट साथ में उसका एक हिस्सा। मतलब एक तरह से दुनिया से कट ही जाते हैं वो प्लेयर जो किसी मिशन को लेके चलते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं, क्योंकि अभी आमतौर पे बात होती है कि शादियां मिस करनी पड़ती हैं, आपको खाना मिस करना पड़ता है।
आप ये आपके जैसे सोशल तो आपका थोड़ा सा आपको दूर रहना पड़ सकता है, जैसे घर परिवार समाज, लेकिन आप गेम के तो पूरा जैसे अपडेट रहना पड़ेगा, कौन सा न्यू जैसे उसमें आप अपडेट आपको टाइम टू टाइम रहना पड़ता है, क्योंकि कौन सी नई चीज़ आगे अच्छी चल रही है, कौन सा आपको अच्छा कौन सी टेक्निक है नहीं आ रही है, कौन से रूल रेगुलेशन के टच में है, तो कौन सी ट्रेनिंग आप जैसे जितना एडवांस ट्रेनिंग करोगे उतना आपको अचीवमेंट अच्छा। और ख़ास तौर पे ये भी मुझे लगता है कि जो इस लेवल तक जाते हैं उनको जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो उनके कंपटीशन में आने का जिनको लगता है कि उम्मीद होती है, उनकी कमियों को देखने के लिए उनके वीडियोस वगैरह देखते होंगे, अपनी कमियां देखते होंगे। ये तो होता है। आपको अगर आपके प्रैक्टिस के बाद अगर रिजल्ट देना है तो आपको सारी चीज़ पे काम करना पड़ता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, अपोनेंट जो होता है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है। अगर हमारे जिससे बाउट आनी हमारे को उसका पता होता है कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसके हिसाब से फिर मैं अपने लड़ने की वो बनाते हैं कि हमारे को ऐसे लड़ना है और उसके साथ मैंने इसको ग्राउंड में नहीं जाने देना या स्टैंडिंग में रखना है, या तो ये तो आपको देखना पड़ता है कि उसकी कमी क्या है और उसकी अब हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस पर हमारे को मेन फोकस रहता है। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए किस किस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत होती है, क्या देना चाहिए? मेरे को लगता है कि जैसे सबसे पहले रेसलिंग की बात की जाए तो रेसलिंग के लिए आप जैसे एक रेसलिंग हॉल और उसके बाद मैट फीस तो बिल्कुल बेसिक होता है। उसके बाद आप जैसे जिम की सुविधा बहुत ज़रूरी होती है रेसलिंग में। और साथ में जैसे अभी आप जैसे जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके साथ जैसे फिजियो की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे फिजियो, क्योंकि जैसे आपको चोट इंजरी हो जाती है, कई चोट ऐसे होती है जैसे आपको प्लेयर को इतनी नॉलेज नहीं होती, उस चोट को जैसे जो चोट 15 दिन में ठीक होने होती है या उसको आप फिजियो के पास आप 3 महीने में ठीक होने उसको फिजियो 15 दिन में चोट को बढ़ने नहीं देता, या आपको मतलब जल्दी आप मैट पे वापस आ सकते हो। जैसे आपको या मतलब आपको ऐसे कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप चोट से बच सकते हो। चोट से बच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चोट खेल का एक हिस्सा है। हो आपके पास जो आपको ट्रेनिंग आपके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने कि चोट से बचना है, अच्छी खुराक लेनी है और बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ता है, तब जाके एक खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचता है, वर्ल्ड लेवल तक पहुंचता है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, हमें उन सब की कद्र करनी चाहिए, उनकी मेहनत की। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ जो मैं अभी जानना चाहते हैं आपसे, 135 करोड़ का देश है और हम एक एक पदक के लिए तड़प हमारी है, पूरे देशवासियों की है। जबकि हम चाइना की बात करें तो वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ और इस समय पे वर्ल्ड पावर है खेल की। तो क्या फ़र्क आपको लगता है, भारत में खेल इतना क्यों नहीं बढ़ पाता कि हम पदक ले आएँ, ओलंपिक पदक तक पहुंच पाएँ? अभी जैसे 2008 में हमारे जैसे सुशील पहलवान जी का मेडल आया था, उसके बाद एक जैसे कुश्ती का पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद फिर 2012 में लंदन ओलंपिक में योगेश वर्धन जी को सुशील पहलवान जी ने दोबारा रिपीट किया। तो उस मेडल के बाद एक कुश्ती में बहुत मतलब एक उत्थान हुआ है, बहुत ज़्यादा सबकी ये होती है कि हमारे को मेडल जीतना है हमारे को जैसे। और इसी तरह फिर 2016 में साक्षी का मेडल आया, तो उसके बाद ये लड़कियों में भी एक बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, न कि कुश्ती में और गेमों में भी। और आप जैसे अभी जैसे पहले की और अब की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए मानसिक रूप से, हमारे को मेडल जीतना है तो उसके लिए। और रही बात जैसे हमारी जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी या जिसमें हम और मेडल जीत सकते हैं, उसमें मेरे को लगता है कि जैसे सरकार जैसे अभी सरकार का काफ़ी अच्छा स्टेप रहा है कि खिलाड़ियों को जैसे ओलंपिक से पहले जो राशि उनको बाद में मिलनी होती है पार्टिसिपेशन, सब पहले ही सरकार पैसे दे रही है उसको, फिर आप क्या नाम है अपने खेल में या अपने इक्विपमेंट में अपने जहाँ कहीं ट्रेनिंग करनी उसमें आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा स्टेप है। साथ में आप सरकार आपको जैसे जॉब भी दे रही है काफ़ी, जैसे आप ए ग्रेड तक की नौकरी आप जैसे आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स या ओलंपिक में मेडल आता तो आपको ये जॉब है। उसके बाद ये मतलब एक क्राइटेरिया हो गया आपको, मतलब एक उसका भी काफ़ी अच्छा मतलब प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ी को। एक चीज़ कहते थे हम पहले जब पढ़ते थे तो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये चेंज हो गया? नहीं चेंज हो गया। अभी आपने देखा कि काफ़ी सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है जॉब का। और साथ में जैसे इसके एक मेरा इसमें एक यही रहेगा कि
सरकार को जैसे पहले जैसे नर्सरियाँ थी, जैसे कुछ हर एक गेम की, जैसे बहुत सारी नर्सरियाँ हुआ करती थी। उन नर्सरियों में जैसे आप जैसे रिजल्ट जैसे बच्चा वहाँ से काफ़ी नर्सरियाँ क्या होते हैं, जैसे वो दोबारा स्टार्ट होंगी तो वहाँ से आपको गेम की ग्रास रूट पे जो बच्चे को सुविधा मिलेगी, वहाँ से बच्चा एक जगह प्रैक्टिस करेंगे अच्छी कोच के पास, तो वहाँ से बच्चे बाहर निकलेंगे। तो ग्रास रूट के थोड़ा सा सरकार को फोकस करना चाहिए। और साथ में एक ये जैसे हाँ, जैसे रोहतक है, झज्जर है और ये अपना सोनीपत है, यहाँ रेसलिंग का हब है। तो आपको यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग ऐसी एकेडमी बना देनी चाहिए जैसे सरकार को, जैसे कि यहाँ पे जैसे इसी गेम की काफ़ी हॉल बना दे, उसमें काफ़ी अच्छे जो कोचेज हैं हमारे, उनको वहाँ पे लगा के और उनको एक गेम की ट्रेनिंग हो, उसके बाद फिर वहाँ से फिर बच्चे आगे जैसे मतलब अगर ग्रास रूट लेवल पे एकेडमियाँ बनाई जाएँ, नर्सरियाँ बनाई जाएँ, वहाँ पे अच्छे कोच हों, बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, तो हम और ज़्यादा मेडल के करीब पहुँच सकते हैं। हाँ सर, जैसे अभी यहाँ जैसे रोहतक में रेसलिंग का हो गया, जैसे भिवानी में अपना बॉक्सिंग का है, तो वहाँ बॉक्सिंग की नर्सरी एकेडमी हो जाए, तो वहाँ जैसे जिसको भी एकेडमी जैसे सिलेक्शन उस पर फिर उस हिसाब से अचीवमेंट या जैसे जो बच्चा अच्छा था वहाँ अच्छे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। जैसे पूरे हरियाणा का रेसलिंग का पूरा जितना भी अच्छा जो अच्छे प्लेयर है वो सारे यहाँ लड़के लड़कियों का जैसे सेंटर जैसे उनका वहाँ ट्रेनिंग करें, जैसे बॉक्सिंग के वहाँ करें, फुटबॉल का जहाँ पे जैसे अम्बाड़ा की साइड वहाँ पे फुटबॉल की एकेडमी हो, जैसे एथलेटिक्स का हिसार में एथलेटिक्स का, बिल्कुल। तो जहाँ भी ऐसे अगर हो तो एक मतलब नर्सरियों के साथ एक एकेडमी जैसे कि मेन एकेडमी हो जाए ना जो तो उसका काफ़ी अचीवमेंट आगे ग्रास रूट पे जैसे बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे गरीब बच्चे हैं उनको भी काफ़ी सरकार कर रही है, वैसे तो अभी नर्सरियाँ दोबारा स्टार्ट और करने की ज़रूरत है। और करने की बिल्कुल सही। हरियाणा में कुश्ती के बहुत ज़्यादा प्लेयर निकले हैं। पहली ओलंपियन गीता फोगाट वो यहाँ से हैं। पहली जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से हैं। और शुरुआत में तो लड़कियां खास तौर पे जो कुश्ती की रही हैं वो हरियाणा से ही गई हैं ओलंपिक में। तो ऐसा क्या खास आप देखते हैं हरियाणा की ज़मीन में, हरियाणा की मिट्टी में कि यहाँ से ज़्यादा पहलवान निकले? यहाँ स्टार्टिंग से हरियाणा का जैसे ना शुरू से हरियाणा के कल्चर है रेसलिंग का ही, जैसे तो सबसे पुराना गेम माना गया है। और हरियाणा में स्टार्टिंग से ही जो कितने भी आप अखाड़ा परंपरा बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसका मैं काफ़ी एक अच्छा वो मानता हूँ कि हरियाणा में जैसे आगे के आगे जैसे प्लेयर आ रहे हैं और आगे सबका इंटरेस्ट रेसलिंग में काफ़ी अच्छा है। और मेरे को आगे भी उम्मीद है कि आगे भी हरियाणा और अच्छा करेगा। तो जी, आपकी एक स्टूडेंट साक्षी मलिक ने ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीता और वो पहली महिला खिलाड़ी खास कुश्ती की रही हैं जिन्होंने ओलंपिक के 120 साल के इतिहास में पहली बार पदक जीता है। आपकी इस नर्सरी से, आपकी इस एकेडमी से और क्या है आगे आने वाले ओलंपिक के लिए? क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या योजनाएं हैं, क्या सपने हैं? हाँ, साक्षी यहीं 2016 में रियो में ओलंपिक में यहीं प्रैक्टिस करती थी जैसे। हाँ, तो यहीं से सेंटर से प्रैक्टिस करके उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। तो मेरे को अभी भी उम्मीद है कि हम आगे भी जैसे होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी जूनियर की होगी अगस्त महीने में, उसमें भी हमारी 2 लड़कियाँ यहाँ से खेल रही हैं। मेरे को उम्मीद है भी वो मेडल जीतेंगे। और उसके बाद सीनियर का टूर्नामेंट आएगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का अक्टूबर में, उसके लिए भी हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अभी मेरे जो ओलंपिक अभी चल रहा है इसमें टोक्यो में चल रहा है, इसमें भी मेरे को लगता है कि पहली लड़की बनेगी जो गोल्ड या सिल्वर, जैसे अंशु और जो अभी सीमा और ये विनेश का भी मैच बाकी है। तो मेरे को उम्मीद है कुश्ती में पहली बनेगी लड़की जो ओलंपिक में गोल्ड या सिल्वर जीत के आई। जी जी, चलिए हमारी तरफ से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी सवाल आपसे, उभरते हुए कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले यही है कि अपना जैसे जो अपने ग्राउंड की अपने इज्जत करे, अपने जितना आप उसके अपने कोच का कहा माने और अपना जितना उसके फोकस रखे कि मेरे को एक टारगेट रखे कि मेरे को वहाँ मेडल जीतना, और उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए और अपने जैसे जितना उसके अपनी गलतियों पे काम करे, जितना हम हमारे खुद की गलतियों पे काम करेंगे उतना हमारे अंदर निखार आता जाएगा। दूसरों में गलती निकालने की बजाय अपनी गलतियों पे काम करेंगे बच्चे, तो आगे आपको निखार आएगा, तो ऑटोमेटिक उसमें रिजल्ट अपने आप प्रोग्रेस होएगी। और ये तो एक तपस्या होती है अपना लगातार 10 से 12 साल आप कंटिन्यू एक फोकस रख के आपको काम करना पड़ता है एक संयम के साथ।
तो वही आपको आगे लेके जाएगा। तब जाके एक ओलंपियन पैदा होता है। तो चलिए प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और भारतीय खिलाड़ियों को, कुश्ती के खिलाड़ियों को और दूसरे खिलाड़ी जो इस समय पे मुकाबलों में बने हुए हैं उन सबको हमारी तरफ से, सारी दुनिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हमें बताई हैं और मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी इसको देख रहे होंगे, इस प्रोग्राम को, उनके बहुत काम की चीज़ें ये होंगी। नमस्कार। नमस्कार।